हेलो एवरीवन। आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो प्रेशर बेल्ट के बारे में हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे, उसके आगे की बात है, जिसमें हम लोग प्रेशर बेल्ट्स के बारे में जो 7 बेल्ट डिवाइड की गई हैं, उनके बारे में आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे ये बनती हैं, इनका प्रोसेस क्या है बनने का, ये भी आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका, वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिगर के माध्यम से समझा देता हूं कि कौन कौन सी बेल्ट हैं और किस किस तरीके से काम करती हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन कौन सी बेल्ट्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो उनको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये नई वीडियो है तो जिसमें समझने में आपको आसानी हो। तो जैसे इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है, जिसको डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं, वो आपका 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक होती है। उसके बाद जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है, जिसको हम हॉर्स लेटीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, वो आपके 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ में और 30 टू 35 डिग्री साउथ में पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें, जो 60 टू 65 डिग्री लेटीट्यूड होती है, वो आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होती है, जो कि दोनों जगह पे यानी कि दोनों गोलार्धों में, दोनों हेमेस्फीयर में, यानी नॉर्थ हेमेस्फीयर और साउथ हेमेस्फीयर में पाई जाती है। तो ये आपका हो गया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और यहाँ पे भी आपका ऊपर हो गया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब उसके बाद बात करें, जो आपका लास्ट में बचता है, जो दो बेल्ट्स बचती हैं, जो आपके पोल के साइड में पाई जाती हैं, हाई प्रेशर बेल्ट्स। तो ये आपके 90 डिग्री पे होती हैं, दोनों पोल पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि 0 डिग्री आपका हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि निम्न जो आपकी वायुदाब पेटी है वो हो गई। और उसके बाद जो आपका सब ट्रॉपिकल है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी जो है, वो आपका हो गया हॉर्स लेटीट्यूड, यानी कि अस्वच्छांश। उसके बाद जो 60 डिग्री पे, वो हो गया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी उपध्रुवीय आपका निम्न प्रेशर बेल्ट। उसके बाद जो ऊपर बचता है, जो आपका पोल्स पे पाया जाता है, वो आपका हो गया ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। अब चलिए लाइन से हम लोग समझते हैं इनके बारे में। तो इसमें बताया जा रहा है कि यह निम्न दाब पेटी भूमध्य रेखा से 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक फैली हुई है, जैसा कि मैंने आपको फिगर के माध्यम से बता ही दिया है, समझा ही दिया है। तो ये आपका जो लो प्रेशर बेल्ट्स पाई जाती हैं, जो इक्वेटोरियल हैं, वो आपके 0 से 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ पाई जाती हैं। सूर्य की सीधी किरणों के कारण यहाँ तीव्र ताप होता है। यहाँ पे जो सन रेजेस होती हैं वो सीधे पड़ती हैं, इसलिए वायु संवहन धारा के रूप में फैलती और ऊपर उठती हैं, जिससे यहाँ निम्न वायु दाब विकसित होता है। जैसे कि इस बेल्ट में मैंने बताया था कि आपको ये टेम्परेचर की वजह से ये पेटी बनती है। जो आपकी कुछ आपकी पेटियां जो होती हैं, जो बेल्ट्स होती हैं, वो टेम्परेचर की वजह से बनती हैं, और कुछ जो आपकी एयर प्रेशर बेल्ट होती हैं, वो आपके जो उसकी डायनेमिक कंडीशन होती है अर्थ की, उसके वजह से बनती हैं। तो जो आपकी इक्वेटोरियल बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, वो आपके टेम्परेचर की वजह से, जो सन का रेज पड़ते हैं और उसकी गर्मी जो होती है, उसके वजह से जब यहाँ की हीट जो ऊपर उठती है, तो वहां पे लो प्रेशर का निर्माण करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे निम्न दाब पाया जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। This low pressure belt is also called as doldrum because it is the zone of total calm without any breeze। यहाँ पे कोई भी हवाएं नहीं चलती हैं, क्षैतिज हवाएं कोई यहाँ पे नहीं चलती हैं, तो इस वजह से यहाँ की जो शांत पेटी होती है, इसे हम डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स की। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं, तो उनका निर्माण होता है भूमध्य रेखा के लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। जो आपका 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, वहां पे ये निर्माण होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का। और इनके बनने का रीजन क्या है? जहां आरोही विषुवत वायु धाराएं उतरती हैं। मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये आपकी हो गई पृथ्वी, ठीक है? पृथ्वी हो गई, ये आपका हो गया इक्वेटोरियल जो बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहां से हवाएं ऊपर उठती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ठीक है? ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ठीक है? अब आप कह रहे होंगे ये तो हवाएं नीचे जा रही हैं, लेकिन आपको इसको 3D में समझना होगा। तो ये हवाएं जैसे समझ लीजिए प्लेन से ऊपर उठ रही हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका प्लेन हो गया, सरफेस हो गया, यहाँ से ये आपका इक्वेटोरियल हो गया 0 डिग्री, और यहाँ पे आपका 30 डिग्री आप समझ लीजिए हो गया, यहाँ पे आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है? तो जब भी ये हवाएं ऊपर उठती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इक्वेटोरियल रीजन से उठ रही हैं ऊपर हवाएं, उसके बाद जो आपका ट्रोपोस्फीयर होता है, यानी जो आपका क्षोभ मंडल होता है,
आप जानते होंगे जो वायुमंडल है उसमें कई सारी हवाओं की परतें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पृथ्वी पे जीवन संभव हो सका है। जो आपका यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है, वहाँ पे जो सबसे नीचे की लेयर होती है क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फियर, वहाँ से हवाएं फिर दाहिने और बाएं जाने लगती हैं, ठीक है। तो जब हवाएं दाएं और बाएं जाने लगती हैं, तो यहाँ पे जब जैसे कि कोई भी हवा अगर ऊपर उठती है तो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है क्षोभ मंडल में, यानी जो ट्रोपोस्फियर है हमारे सरफेस से जब भी हवाएं ऊपर उठेंगी तो उनका तापमान घटने लगता है। नॉर्मली देखा जाए तो ये 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से घटते हैं। तो मान लीजिए कि जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो ठंडी होने लगती हैं और उसके बाद क्षोभमंडल से साइड साइड में जाने लगती हैं, जैसे कि जहां पे अब जगह नहीं मिलेगी तो वो दाहिने बाएं चली जाएंगी। तो जब ये दाएं दाएं और बाएं जाने लगती हैं तो ये ठंडी होके जिस जगह पे उतरती हैं, जिस जगह पे उतरती हैं ठंडी हो जाएंगी तो भारी हो जाएंगी, तो भारी होने की वजह से वो नीचे आने लगेंगी। तो जिस जगह पे उतरती हैं तो वो जगह जो होता है वो आपका वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है, क्योंकि वहां पे हवाएं नीचे उतर रही हैं। वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा, वहां पे आसमान साफ रहेगा और ये सारी कंडीशन दिखने लगती हैं। तो यहाँ पे आपके 30 टू 35 डिग्री जो आपका लेटीट्यूड होता है, जो कि आपके नॉर्थ और साउथ में पड़ता है, वहां पे ये हवाएं उतरती हैं और यहाँ पे आपके हाई प्रेशर का निर्माण करती हैं। जहां पे हवाएं ऊपर उठती हैं वहां पे लो प्रेशर बनता है, जहां पे हवाएं नीचे आती हैं वहां पे हाई प्रेशर बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण कैसे हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बताएं तो जब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके 30 टू 35 डिग्री जो आपकी नॉर्थ लेटीट्यूड है, तो यहाँ पे समझ लीजिए, तो जब यहाँ पे हवाएं नीचे उतरती हैं इस जगह पे, तो इस जगह पे जब पहले नाव चला करते थे अरब वाले लोग, जब व्यापार के लिए नाव लेकर जाया करते थे, तो वहां पे कुछ वस्तुएं, कई सारी वस्तुएं लेके जाया करते थे और घोड़े और बाकी सारे जानवर लेके जाया करते थे। तो जब इस अक्षांश पे पहुंचते थे, इस लेटीट्यूड पे पहुंचते थे, जो 30 टू 35 डिग्री लेटीट्यूड है उस पे पहुंचते थे, तो इनको नाव ले जाने में, आगे ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जो भी इनके घोड़े रहते थे उनको इस अक्षांश पे गिरा देते थे, जिससे कि वेट कम हो जाता था और नाव आसानी से जा सकती थी। तो इस वजह से इसको हॉर्स लेटीट्यूड भी कहा जाने लगा। तो इसको आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हॉर्स लेटीट्यूड कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, तो आपको बताना है 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड, ठीक है। लेटीट्यूड, तो लेटीट्यूड मतलब होता है आपका लेटा हुआ, लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, यानी कि अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं लेटी हुई पाई जाती हैं। और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, जो खड़ा हो यानी लंबा हो, उसे ही हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड मतलब आप समझ लीजिए कि ये अक्षांश रेखाओं की बात की जा रही है, जो कि 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब भी हवाएं चलेंगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी। इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हवाएं व्यापारिक हवाओं के रूप में भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं और दूसरी हवा पछुआ हवाओं के रूप में उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर बहती है। तो इसके बारे में भी हम एक बार फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये कहा कह जा रहा है। जैसा कि आपका यहाँ पे जो इक्वेटोरियल लाइन होता है वो लो प्रेशर होता है, यहाँ पे 0 डिग्री है, और यहाँ पे आप 30 डिग्री समझ लीजिए नॉर्थ, यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री साउथ, उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री साउथ, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री साउथ, और उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे आप ये समझिए लो प्रेशर होता है, लाइन से ही सारी चीज़ें चेंज होती हैं। लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर क्योंकि हवाएं नीचे उतरती हैं, फिर यहाँ पे लो प्रेशर क्योंकि यहाँ पे जो आपका कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पे ज़्यादा वर्क करता है, तो यहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, यहाँ पे लो प्रेशर, उसका जो पोल होता है वहाँ पे हाई प्रेशर। उसी तरीके से यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, उसके बाद यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, उसके बाद यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। तो इस तरीके से जब मैंने बताया आपको कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो ये जो ध्रुवीय हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, ठीक है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर है, जहाँ पे अभी मैंने बताया अश्व अक्षांश, यानी कि यहाँ से भी हवाएं आपकी ऐसे चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और ये आपका जो होता है 60 डिग्री नॉर्थ वाला, वो आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब बेल्ट, यानी कि आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट रहता है। तो उस जगह पे यानी कि लो प्रेशर है तो इस तरफ हवाएं चलने लगती हैं। आपको मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि और समझने में आसानी हो।
उसके बाद यहाँ ये हाई प्रेशर है तो इस तरफ भी चलती हैं, यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन है उस तरफ भी चलती हैं। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से हवाएं चलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हवाएं मुड़ क्यों रही हैं, सीधे क्यों नहीं चल रही हैं। इसका भी मैं रीज़न अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी नीचे भी आपका हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे आपकी हवाएं ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो आपका ऐसे, उसके बाद यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये आपका ऐसे कुछ हवाएं चलती हैं आपके पूरे क्लाइमेट में, यानी कि पूरे आपके अर्थ में क्षैतिज रूप से, यानी कि जो हवाएं नीचे चल रही हैं, सरफेस पे चल रही हैं, वो इस तरीके से चलती हैं। और जो ऊपर चल रही हैं उनके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बता ही रहा हूँ। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब ये हवाएं नीचे उतरती हैं अस्वच्छांश पे, यानी कि जो आपका ये है, जो हाई प्रेशर बेल्ट है जो 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ पे होता है या फिर साउथ में होता है, तो वहाँ पे जब हवाएं नीचे उतरती हैं, तो क्योंकि हाई प्रेशर रहता है तो नीचे जो लो प्रेशर रहता है वहाँ पे फिर चलने लगती है, तो एक साइकिल बन जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए आपको यहाँ पे जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए, जब ये हवाएं ऊपर जाके उसके बाद नीचे उतरती हैं, तो यहाँ से हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर फिर से हवाएं चलने लगती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फिर से हवाएं चलने लगती हैं। तो एक सर्किल बन जाता है। ये देखिए, ये हवाओं का सर्किल बन रहा है, ये सेल बन रहा है एक तरीके से। तो ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से हवाएं चलती हैं, इस तरीके से साइकिल क्रिएट होती है। तो आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद बात की जा रही है सरकमपोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की। तो जो लो प्रेशर बेल्ट होती है जहां पे अभी हवाएं जा रही थी हाई प्रेशर बेल्ट से ऊपर, जो नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही थी, यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। ये जो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ये जो बेल्ट्स है, इसकी बात अब करने जा रहे हैं हम लोग। जो 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री टू 65 डिग्री जो है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो दोनों हेमिस्फीयर में पाई जा रही हैं। तो चलिए अब इनके बारे में समझ लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं सरकमपोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। प्रत्येक गोलार्ध में 60 डिग्री टू 70 डिग्री के बीच स्थित इन पेटियों को परिवृत्त ध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहा जाता है। तो इन्हें ही हम लोग सरकमपोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद बात करें, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवरोही वायु दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो जो भी मैंने अभी आपको फिगर के माध्यम से समझाया, वही चीजें इसमें बताई जा रही हैं कि किस तरीके से हवाएं यहाँ पे कार्य कर रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार फिगर के माध्यम से एक बार फिर से समझाना चाहूंगा कि ये प्रेशर बेल्ट कैसे कार्य करती है। तो इस जगह पे ये होता है, लो प्रेशर इस तरीके से क्रिएट होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी पे जब घूर्णन करती है, तो वहां पे जैसे कुछ ऐसे घुमा के अगर हम फेंकें, जैसे कि ये घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, तो वो कुछ फोर्स लगाता है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। पृथ्वी जब घूम रही है, जैसे कि कोई चीज घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है, बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। जैसे कि आप मथनी देखते होंगे, जो दही मथने के लिए काम किया जाता है, उसके लिए जब हम ऐसे से घुमाते हैं उसको, तो वो बाहर की तरफ एक फोर्स लगाती है। तो उसी तरीके से जो ये पार्ट है आपका 60 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री नॉर्थ वाला, 60 टू 70 डिग्री नॉर्थ और 60 टू 70 डिग्री साउथ वाला, तो वो भी एक प्रेशर लगाता है बाहर की तरफ। तो इसी वजह से जो यहाँ पे हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं एक फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, और उसके बाद ये 30 डिग्री है, और उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ से ही आपको बता दे रहा हूँ। मैं मान लीजिए कि नॉर्थ पोल का मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ से पहले 0 डिग्री से हवाएं ऊपर उठ रही हैं हमारी, और उसके बाद फिर मुड़ के, जो कि ट्रोपोस्फेयर से, उसके बाद फिर नीचे आ रही हैं 30 डिग्री पे। उसके बाद जो 60 डिग्री वाली है, उसके बाद यहाँ पे एक आप और कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री तक कर लेते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ, ये पोल हो गया आपका। उसके बाद जो 60 डिग्री नॉर्थ है, वहां से हवाएं ऊपर उठती हैं, जो कि कोरियोलिस फोर्स के कारण या फिर सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसके कारण होता है। जैसे कि मैंने बताया, मथनी जो मथते हैं उस तरीके से, जिस जिस तरीके से फोर्स लगता है, क्योंकि वो घूमता है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है बाकी चीजों पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो 60 डिग्री नॉर्थ है, 60 टू 70 डिग्री, वहां पे भी उसी तरीके से कार्य हो रहा है। वहां पे हवाएं इसी वजह से ऊपर उठ रही हैं, वो बाहर की तरफ फेंक रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मथनी चल रही है इस जगह पे, इन जगह पे, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी ना। तो उसी तरीके में मैं फिगर पे आपको समझा रहा हूं
कि यहाँ पे आपका बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो यानी कि ये ऊपर की तरफ उठेगी हवाएं, और उसके बाद ये भी ठंडी होके फिर यहाँ पे नीचे उतरती है, एक पोल पे उतरती है, उसके बाद यहाँ पे एक आपकी 30 to 35 डिग्री नॉर्थ पे उतरती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी बेल्ट काम करती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है 90 डिग्री पे, फिर वो लो प्रेशर की तरफ आती है जो कि 60 डिग्री नॉर्थ है। उसके बाद जो यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ है वहां से भी हमारे जो क्षैतिज रूप से आपके 60 डिग्री नॉर्थ पे आती है। तो इस तरीके से ये सेल काम किया करता है। अब उसके बाद इन सेलों का नाम भी है, जिसमें से इसको हम हेडली सेल कहते हैं, हेडली सेल। उसके बाद इसको हम कहते हैं फेरल सेल, फेरल सेल। और उसको हम कहते हैं, जो लास्ट वाला रहता है वो पोल के पास है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं पोलर सेल, सेल। तो इस तरीके से इन सेलों का नाम भी होता है, ये दोनों हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से काम हो रहा है, यही आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आगे बताया जा रहा है, दिस रीजन इज मार्क्ड बाई वायलेंट स्टॉर्म इन विंटर। जो आपका ये क्षेत्र होता है 60 to 70 डिग्री वाला, यहाँ पे हिंसक तूफान चिन्हित किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कई सारे तूफान आया करते हैं। ये आपका शीतोष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, यानी जो आपके टेम्परेट जो साइक्लोन्स होते हैं वो यहीं पे निर्मित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाताग्रों का, यानी जो आपके वाताग्र बनते हैं, यहाँ पे ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं। इस वजह से यहाँ पे जो चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, वो यहाँ पे निर्मित होते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे चक्रवात द्वारा वर्षा होती है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। आपको अब फिगर के माध्यम से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाए, क्योंकि ये पार्ट आपको हमेशा भूल जाना रहता है, हमेशा आप भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपका हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, जो कि आपका टेम्परेचर की वजह से बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपका जो साउथ हेमिस्फेयर में है वो भी आपका टेम्परेचर की वजह से बन रहा है। उसके बाद आपका जो ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ये आपका पृथ्वी के रोटेशन की वजह से जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है उसके वजह से यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लो प्रेशर बन रहा है। और जो आपका ये बेल्ट है, जो हॉर्स लेटिट्यूड है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां पे जो ये हवाएं ऊपर उठ के यहाँ पे नीचे गिर रही हैं, यहाँ पे ज्यादा भार पड़ रहा है। इस वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो काम नहीं कर रहा है उतने अच्छे तरीके से। जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से भी जो हवाएं उठ रही हैं वो भी ऊपर आके यहाँ पे गिर रही हैं इस जगह पे, और उसके बाद जो यहाँ से उठ रही हैं इक्वेटोरियल रीजन से, वो भी यहाँ पे आके गिर रही हैं। तो यहाँ पे जो इस जगह पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करना चाहिए, यहाँ पे क्यों हवा ऊपर नहीं उठ रही है? तो इसका रीजन यही है कि दोनों तरफ से जो हवाएं ऊपर उठ के नीचे यहाँ पे बैठ रही हैं, उनका दबाव ज्यादा है बजाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, यानी कि जो केंद्र आपसारित बल जो लग रहा है उससे ज्यादा प्रभावी है ये हवाएं जो नीचे बैठ रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पे उच्च प्रेशर यानी हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कोई भी कंफ्यूजन आगे ना आए। अब बात करते हैं ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र की, यानी कि जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है उसकी बात करते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 70 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में तापमान हमेशा बहुत कम रहता है। ये टेम्परेचर की वजह से ये निर्मित होता है। वहां पे हवाएं बहुत ठंडी होती हैं, वो क्षेत्र ही पूरा बहुत ठंडा होता है, वहां पे तापमान सूर्य, वहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। ठंडी अवरोही हवा ध्रुवों पर उच्च दाब उत्पन्न करती है, क्योंकि हवा ठंडी हो जाती है, तो जो ठंडी चीजें होती है, ठंडी हवाएं होती हैं, वो नीचे की तरफ आकर्षित होती हैं, नीचे गुरुत्वाकर्षण की तरफ आकर्षित होती हैं और वहां पे उच्च वायुदाब का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से उच्च वायुदाब बना रहता है पोलर साइड में। ध्रुवीय उच्च दाब के इन क्षेत्रों को ध्रुवीय उच्च दाब के रूप में जाना जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हवाएं नीचे उतर रही हैं, तो पोलर ये हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती हैं। इन क्षेत्रों की पहचान स्थायी हिम शिखरों से होती है, जो यहाँ पे परमानेंट आइस कैप्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी पहचान होती है, जैसा कि आप देखते होंगे जो अंटार्कटिका रीजन है और जो आपके ऊपर पाए जाते हैं आर्कटिक रीजन, वहां पे बर्फ हमेशा ढकी रहती है मैक्सिमम जगहों पे। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग कोरियोलिस फोर्स के बारे में समझते हैं। जैसा कि आपको एक नॉर्मल एग्जांपल्स के पहले तरीके से मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे अर्थ पे कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप एक गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, उसके बाद जो आपका दोस्त है वो भी कार से जा रहा है। आपकी स्पीड थोड़ी तेज है और जो आपका दोस्त है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। जैसे कि आप मान लीजिए 65 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहे हैं और आपका जो दोस्त है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए आप बॉल फेंकते हैं,
तो वो थोड़ा, जैसे कि बॉल अगर आप स्पीड में चलते हुए फेंकेंगे तो सीधे ना जाके, जैसे कि अगर आप यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कार चल रही है इस साइड में, ठीक है, और यहाँ पे आपका दोस्त की कार चल रही है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये बॉल फेंकेगा सीधे, तो सीधे ना जाके थोड़ा उससे घूम जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई चीज़ गति कर रही होती है, कोई भी चीज़ स्पीड में होती है, कोई भी चीज़ रोटेट कर रही होती है, तो उस टाइम पे कोई भी चीज़ अगर फेंकी जाए या फिर कोई भी चीज़ थ्रो की जाए बाहर की तरफ, तो वो एक सीधे लाइन में ना जाके थोड़ा-सा टर्न रोटेट हो जाती है, टिल्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये आपकी हवाएँ चल रही हैं पृथ्वी पे, तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका इक्वेटर हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे 30 डिग्री, 70 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पे आपका 30 डिग्री और 70 डिग्री हो गया। तो जब यहाँ से आपका ये लो प्रेशर हो गया, ये आपका हाई प्रेशर हो गया, ये आपका लो प्रेशर हो गया, ये आपका हाई प्रेशर हो गया। उसी तरीके से ये आपका हाई प्रेशर हो गया, और ये आपका हाई प्रेशर हो गया। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। जैसा कि ये आपका हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। यहाँ पे आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। यहाँ पे आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं चलनी चाहिए। आपकी ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलनी चाहिए। यहाँ पे आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे हवाएं सीधे तरीके से चलनी चाहिए। यहाँ पे भी आपकी ऐसे ही चलनी चाहिए। लेकिन जो आपका कोरियोलिस फोर्स है पृथ्वी पे, जो आपका कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है, तो वो किस तरीके से काम कर रहा है इसको समझते हैं। तो जो, जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका अर्थ है वो विषुवत रेखा पे उभरा हुआ है, थोड़ा सा इक्वेटर पे उभरा हुआ है, और वहां पे जो आपकी जो पोलर साइड है वहां पे आप देखिए दूरी कम होती जा रही है। यहाँ पे इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है आपकी इक्वेटर लाइन की, इस लाइन की, आपकी ये लाइन ज़्यादा है, यहाँ पे जो दूरी है वो ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद जो ये लाइन है इसकी दूरी कम होती जा रही है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम होता जा रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस जीरो हो गया है समझ लीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन जो पृथ्वी है वो अपने स्पीड से नियत तरीके से घूम रही है। तो ये जो पृथ्वी दूरी तय करेगी वो ज़्यादा करेगी इस जगह पे, जो 0 डिग्री है वहाँ पे ज़्यादा तय कर रही है, और उसके बाद जो 30 डिग्री है वहाँ पे उससे कम दूरी तय कर रही है, तो यानी कि वहाँ की जो स्पीड है वो उससे कम है। उसके बाद जो ऊपर वाली है उससे ऊपर वाली, यानी जो 60 डिग्री वाली है, वो उससे और कम दूरी तय कर रही है, यानी कि वहाँ की स्पीड और कम है। और जो आपका पोल वाला साइड है वहाँ पे स्पीड और एकदम जीरो तरीके से हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो स्पीड है ऊपर जाने पे, जो आपका नॉर्थ साइड या फिर साउथ साइड जाने पे आपकी दूरी कम हो रही है, यानी कि आपकी डिस्टेंस कम हुआ आपका, और स्पीड भी उसी हिसाब से कम हुआ। ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज़ फेंकी गई, जो लो प्रेशर पे फेंकी गई, तो यहाँ पे आपका स्पीड जो है यहाँ पे तेज है। तो बताया जाता है कि जो फेरल हैं, एक वैज्ञानिक थे, तो फेरल अपने नियम के अनुसार बताते हैं जो उत्तरी गोलार्ध रहता है वहां पे हवाएं अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, और जो अपना साउथ हेमिस्फीयर होता है वहां पे हवाएं बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, अपने अपने दिशा के बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं रहती हैं वो दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो इस तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि आपका ये स्पीड तेज रहता है और ये स्पीड स्लो रहता है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे जो ये है ऊपर की तरफ जो जा रही है वो आपके दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी, तो ये इस तरीके से मुड़ जाती है। उसके बाद जो हाई प्रेशर से आ रही है ये भी अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हवाओं का मुड़ना हो जाता है, और क्योंकि स्पीड यहाँ पे चेंज है तो इस वजह से जब वहां पे फेंका जाता है तो वो अलग जगह पे गिरता है। सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने आपको कार के माध्यम से समझाया, और जो आपका डिस्टेंस और स्पीड का जो चेंजेस है उसी की वजह से ये सारी चीजें जो घूमने वाली हैं वो एक्सप्लेन होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये आपकी विंड है यहाँ पे एक सीधी जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपके दाहिने मुड़ गई। आपका जो साउथ, जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है वहां पे दाहिने मुड़ गई, ठीक है। उसके बाद जो आपका पोलर से आ रही थी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, वो भी आपके दाहिने मुड़ गई, देखिए दाएं मुड़ रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो साउथ आपका हेमिस्फीयर है वहां पे जो हवाएं सीधे जानी चाहिए थी वो आपके बाएं मुड़ गई हैं, यहाँ पे बाएं मुड़ गई। यहाँ पे भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने पे हवाएं बाएं मुड़ गई। तो ये कुल मिला के आपका पाथ होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण चेंज हुआ करता है। और जो ये नियम है बताने वाला कि दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं, उसको फेरल ने बताया था, तो इस वजह से इसको फेरल का नियम भी कहते हैं। और वो दोनों गोलार्धों में उन्होंने बताया था कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध होगा वहां पे हवाएं अपने सीधे ना जाकर दाएं तरफ मुड़ जाएंगी, और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है यानी जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें हवाएं बाएं तरफ मुड़ जाएंगी। ये ऐसा आपको याद रखना है। अब उसके बाद
बताया जा रहा है बृहस्पति के लिए यानी जुपिटर के लिए यह बहुत अधिक है, क्योंकि यह व्यास में 12 गुना बड़ा है और फिर भी इसका एक दिन केवल 12 घंटे लंबा होता है। कोरियोलिस बल बहुत प्रबल है। अगर जुपिटर की बात करें तो यहाँ पे कोरियोलिस बल बहुत ज्यादा है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि उसका साइज भी बहुत बड़ा है और इसी हिसाब से कोरियोलिस बल भी ज्यादा लगेगा। अब बताया जा रहा है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करते हैं, वायुमंडलीय परिसंचरण की बात करते हैं। तो वायुमंडलीय परिसंचरण वायु का बड़े पैमाने पर संचलन है, और साथ में समुद्र परिसंचरण वह माध्यम है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर तापीय ऊर्जा का पुनर्वितरण किया जाता है। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन है उसमें लार्ज स्केल पर एयर का मूवमेंट होता है, जो कि ओशियन और आपके थर्मल एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये आपके पूरे अर्थ सरफेस पे चला करता है और आपके वाटर बॉडी से भी कनेक्टेड होता है, ये आपको बताया जा रहा है। तो कुल मिला के जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है और ये आपकी नदी है, इस जगह पे यहाँ पे नदी है और यहाँ पे आपका सरफेस है, लैंड है। तो लैंड है और यहाँ पे वाटर है, आपको ये समझना है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वायुमंडलीय परिसंचरण है, तो इसमें लैंड आपका जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो आपका जल्दी गर्म गर्म जल्दी ठंडा, तो आपका जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है। और वाटर आपका जो होता है, क्योंकि उसकी लैटेंट हीट ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर सन रेज आपकी पड़ रही है लैंड पे, तो वहां पे आपका वो, जैसे कि दिन का समय मान लीजिए आपका है और सन आपका निकला हुआ है, अगर लैंड पे वो पड़ रही है तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा और उसके बाद आपका जो वाटर है वो देर से गर्म होगा। तो यहाँ पे जो आपका है, जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ पे, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, जो आपका लैंड है वहां पे जैसे मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो टेम्परेचर ज़्यादा यानी कि आपका जहाँ वहां पे जो लैंड पे हवाएं हैं वो आपकी ऊपर उठेंगी और वहां पे लो प्रेशर हो जाएगा। तो लो प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो आपका वाटर है वहां पे टेम्परेचर अभी आपका कम है आपके कंपेयर में जो लैंड है उसके। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है तो आपका हाई प्रेशर हो जाएगा। टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई, तो ये आप संबंध जानते ही हैं, उसको आपको मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है। तो आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो वाटर है वहां से आपकी हवाएं चलेंगी लैंड की तरफ। तो आपका ये हो जाता है सागरीय समीर, यानी कि जैसे कि जब आपका लैंड अगर आपका ठंडा होता है वहां पे हाई प्रेशर होता है, तो आपका स्थलीय समीर हो जाता। आपका इस टाइम पे वाटर हाई प्रेशर है, तो इस वजह से ये आपका सागरीय समीर चल रही है। तो इस तरीके से जो आपका लैंड और जो आपका ओशियन होता है उसमें जो आपके वायु परिसंचरण होते हैं, उस तरीके से जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारा धरातल होता है, उसमें आपका टेम्परेचर रिडिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। वहां से जैसे ठंडा हो गया फिर वो गर्म करने आ गया, वो गर्म है तो वो ठंडा करने आ गया। तो इस तरीके से हवाएं चलती रहती हैं और हमारा जो तापमान है सरफेस पे, जो हमारे अर्थ पे जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ करता है। तो आप देखते होंगे जो तटीय भाग रहते हैं वहां पे इसी सारी क्रियाओं की वजह से जो आपका टेम्परेचर होता है वो एक नियत बना रहता है। जैसे कि आपका जो कोस्टल प्लेन्स हैं, जो कोस्ट पे रहते हैं आपके स्टेट, वहां पे देखिए आपका जो टेम्परेचर है वो एक ही तरीके से बना रहता है और बहुत ही सही तरीके से वहां पे सभी लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं आपके सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि पुनर्वितरण को, जो आपका तापमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांशीय परिसंचरण जो लैटिट्यूडनल सर्कुलेशन है उसके बारे में समझते हैं। ग्रह को घेरने वाली हवा की पेटियां प्रत्येक गोलार्ध में 3 कोशिकाओं में व्यवस्थित होती हैं, जो कि हेडली सेल, फेरल सेल और आपकी पोलर सेल के रूप में जानी जाती हैं। वे कोशिकाएं दक्षिण और उत्तर दोनों गोलार्धों में मौजूद होती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया फिगर के माध्यम से, तो जो 0 डिग्री होता है, इक्वेटर होता है, वहां से हवाएं उठती हैं। उसके बाद ऊपर उठ के वहां से ऐसे दोनों आपके ट्रोपोस्फेयर से फिर से दोनों साइड में दाएं और बाएं घूम जाती हैं। उसके बाद जो आपका 30 to 35 डिग्री जो होता है नॉर्थ और साउथ, वहां पे नीचे उतरती हैं। तो ये आपका जो सेल बनता है पहला वाला सेल, उसे हम कहते हैं हेडली सेल। उसके बाद जो आपका जहां पे हवाएं नीचे उतर रही हैं, उसके बाद जो आपका 60 to 70 डिग्री है जो नॉर्थ साउथ, वहां से फिर से हवाएं ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं, जो आपका हाई प्रेशर बेल्ट रहता है 30 to 35 डिग्री, और जो आपके पोल पे रहती हैं वहां पे। तो जो आपका हेडली सेल के बगल वाली जस्ट कोशिका होती है वो आपकी हो जाती है फेरल सेल। उसके बाद जो पोलर से कनेक्ट रहती है, जो पोल के साइड में गिरती है, उससे जो सेल का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं पोलर सेल। तो कुल मिला के अगर आपको मैं इजी वे में बताऊं,
तो ये मान लीजिए कि ये आपका सरफेस हो गया, और लंबा कर दो, ये आपका सरफेस हो गया। ये मान लीजिए कि 0 डिग्री है, आपका इक्वेटर है। उसके बाद यहाँ पे आपका 30 है, और उसके बाद यहाँ पे आपका 60 है, यहाँ पे आपका 90 है। यहाँ पे साउथ मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 30 है आपका, उसके बाद यहाँ पे आपका 60 है, उसके बाद यहाँ पे आपका 90 डिग्री नॉर्थ मान लेते हैं। ये आपका नॉर्थ समझ लीजिए, यहाँ पे आपका सारे साउथ हैं। अब बात करते हैं जो हमारी हवाएं ऊपर उठ रही हैं फिर नीचे गिर रही हैं, और उसके बाद नीचे से ऊपर जा रही हैं। तो ये आपकी हवा ऊपर उठी, उसके बाद यहाँ पे आपकी ठंडी होके फिर यहाँ पे 30 डिग्री टू 40 डिग्री पे नीचे गिरी। यहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपका लो प्रेशर हो गया क्योंकि ऊपर उठी है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर हो गया। उसके बाद यहाँ से 60 डिग्री से जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वहाँ से ऊपर हवाएं उठी, इसका रीज़न ये हो गया। उसके बाद ये आके फिर से 30 to 35 डिग्री साउथ पे, और यहाँ से आपके जो 60 डिग्री है वहाँ से ऊपर उठी। उसके बाद ये भी 30 to 35 डिग्री या 40 डिग्री पे आपकी नीचे उतर गई। तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर और यहाँ पे आपका हवा ऊपर उठने की वजह से लो प्रेशर हो गया। उसके बाद यहाँ से जो हवा ऊपर उठी है वो दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ जाती है, आपके दोनों तरफ जाती है। उसके बाद फिर नीचे उतरती है ठंडी होके, क्योंकि पोल पे ठंडा रहता है तो यहाँ पे नीचे उतरती है। और उसके बाद ये आपका टेम्परेचर की वजह से आपकी बेल्ट बनती है, ठीक है। तो जो आपका ये बेल्ट रहती है हाई प्रेशर वाली, ये टेम्परेचर की वजह से बनती है। तो यहाँ पे भी आपका हाई प्रेशर हो गया। उसके बाद जो यहाँ से हवा उठी वो भी दाएं बाएं दोनों तरफ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री पे नीचे आया, तो ये भी आपका हाई प्रेशर हो गया क्योंकि हवा नीचे की तरफ आ रही है। तो ये आपका पोलर सेल होता है, पोलर सेल हो जाता है। ये आपका फेरल सेल हो जाता है, ये आपका फेरल सेल हो जाता है। उसके बाद ये आपका हेडली सेल हो जाता है, हेडली सेल हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका हेडली सेल हो गया क्योंकि 0 to 30 वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका फेरल सेल हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका पोलर सेल हो गया। तो इस तरीके से दोनों गोलार्धों में आपका सेल बटा हुआ रहता है, और आपकी ऐसे ही हवाएं चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये पूरे सर्किल रहते हैं क्योंकि ये एक सेल का निर्माण कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे हवाएं चलने लगती हैं, और यहाँ पे भी आपका हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो 60 डिग्री है यहाँ पे हवा चलती हैं। तो ये देखिए आपका एक सर्किल के तरीके से बन गया है। तो ये सारे सेल ऐसे ही चलते रहते हैं, और इन्हें इसीलिए हम सेल का नाम देते हैं, यानी कि एक सेल का काम करते हैं पूरे राउंड राउंड तरीके से। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलेशन की। हम लोगों ने लैटिट्यूडनल तो देख लिया, अब लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो इसमें बात करें अक्षांशीय संचलन उष्ण कटिबंध पर गिरने वाले प्रति इकाई क्षेत्र यानी सौर तीव्रता में उच्चतम सौर विकिरण का परिणाम है। अक्षांश बढ़ने पर सौर तीव्रता कम हो जाती है, ध्रुवों पर अनिवार्य रूप से शून्य तक पहुंच जाती है। हालांकि अनुदैर्ध्य परिसंचरण ताप पानी का ताप क्षमता, उसकी अवशोषण क्षमता और इसके मिश्रण का परिणाम है। भूमि की तुलना में पानी का तापमान ऊष्मा को अवशोषित करता है, लेकिन इसका तापमान भूमि की तुलना में बहुत अधिक नहीं बढ़ता। नतीजतन पानी की तुलना में जमीन पर तापमान भिन्नता अधिक पाई जाती है। तो वही चीज है, जो आपका लैंड होता है वो जैसे तेजी से गर्म होता है, तेजी से ठंडा होता है, और आपका जो पानी है वो देर से गर्म देर से ठंडा होता है। तो इस वजह से जो बताया जा रहा है कि जो जमीन पर तापमान भिन्नता होती है वो अधिक होती है, जैसे कि वो जल्दी से ठंडा गर्म हो रहा है, और टेम्परेचर में भिन्नता भी ज्यादा पाई जाती है। तो ये सारी चीजें रहती हैं जो आपका अक्षांशीय संचलन होता है, यानी कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है वो इस तरीके से निर्भर करता है आपके पानी पे, और जो आपका सौर विकिरण है उस पर, जैसे कि सूर्य की किरणें जहां जहां पे ज्यादा पड़ेंगी उस हिसाब से आपके लैंड और जो आपका वाटर बॉडी है उस पर उनका जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा ये आपका, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन इस तरीके से डिपेंड करता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, जो हम लोगों ने सेल के बारे में बात की, और ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री नॉर्थ है, उसके बाद पोल है, ठीक है। यहाँ पे पोल है 90 डिग्री। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे 30 डिग्री साउथ है, 60 डिग्री साउथ है, और यहाँ पे आपका पोल है। तो और यहाँ पे दिखाया जा रहा है हेडली सेल, जैसे कि यहाँ पे आपकी हवाएं यहाँ से उठी ऊपर, उसके बाद यहाँ पे आके नीचे हुई, उसके बाद यहाँ से आपके 60 डिग्री से उठती हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, उसके बाद यहाँ पे नीचे हुई। तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर बन गया, ये हाई प्रेशर दिखा रहा है। यहाँ पे भी आपका ऐसे ही हवा ऊपर उठी, यहाँ पे आके नीचे गिरी, यहाँ से आपकी हवा ऊपर उठी, यहाँ से आके नीचे गिरी, तो आपका साउथ वाले उसमें भी हाई प्रेशर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता दूं,
जो आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आ रही हैं 0 डिग्री की तरफ, उन्हें हम ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो साउथ से और नॉर्थ से दोनों तरफ से जो हवाएं आ रही हैं आपके इक्वेटर की तरफ, उन्हें हम ट्रेड विंड कहते हैं। जो आपके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से जो आपके इक्वेटर लाइन की तरफ चलते हैं, उन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपके जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं आपकी नॉर्थ उसमें हो गई, और उसके बाद साउथ ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स हैं वो आपकी नीचे हो गई। तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो नीचे आपके जो 30 डिग्री से 60 डिग्री उसमें चलती हैं हवाएं, जो क्षैतिज रूप से चलती हैं, उन्हें हम वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं, यानी पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो आपके वेस्टर्ली जो साउथ उसमें चलती हैं, हेमिस्फीयर से चलती हैं, उन्हें हम स्पेशली तरीके से नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर बॉडी होती है उनसे ये गर्म, जैसे कि ये मान लीजिए जब हवाएं पानी के सतह से चलती हैं तो उन्हीं से इनको पावर मिलती है, वहीं से ये हवाओं में जो जल के कण होते हैं उनसे इनको पावर मिला करती है, और ये बहुत तेजी से चलने लगती हैं। तो यहाँ पे जो आपका साउथ हेमिस्फीयर रहता है वहाँ पे पानी बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है, वहाँ पे जो पछुआ हवाएं हैं वो आसानी से, कोई भी लैंड मास उसमें नहीं आता है, तो उनको पावर बढ़ती रहती है और वो बहुत तेजी से चलने लगती हैं। इसी वजह से जब ये 40 डिग्री पे चलती हैं तो इनको गरजती चालीसा कहते हैं। और उसके बाद अगर 50 डिग्री आपके साउथ में चलती है तो उसे प्रचंड पचासा कहते हैं। उसके बाद जो 60 डिग्री साउथ में चलती है उसे हम चिकती साठा कहते हैं। तो ये सारी पछुआ हवाओं के नाम हैं, इनको आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ये किन के नाम है, कभी आपको ट्रेड विंड्स के नाम दे देते हैं, स्थानीय पवनों का नाम कह देते हैं, उसके बाद पछुआ पवनों का नाम कहते हैं, तो आपको पछुआ पवन उसमें आपको आंसर लगाना है। तो आप इनको याद रखिएगा। और उसके बाद जो पोलर है, पोलर में हाई प्रेशर पाया जाता है, जो आपके 60 डिग्री से उठते हैं उसके बाद 90 डिग्री पे गिरते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका एरो तरीके से बनाया गया है, समझाया गया है। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझा भी दी, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हमने जो क्लाइमेटोलॉजी में आपका एयर प्रेशर बेल्ट्स था और उनसे जो भी एस्पेक्ट्स हो सकते थे, आपको हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, और आपको मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और मैं आपको पूरा वादा करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक नए वीडियो के साथ। और जो भी आपके विंड्स होते हैं, जो आपके स्थानीय पवनें होती हैं और लोकल विंड्स यानी कि होती हैं, उन सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी भी आने वाली वीडियोस में आपको मेंशन करूंगा, आपको उस पे भी वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से वहाँ पे जो स्थानीय पवनें चलती हैं और आपका जो ओशियनिक जो वे विंड चलते हैं और जो आपका लैंड वेव चलते हैं, ये सारी चलती हैं, उन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कुल मिला के आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका जो भी मैं वीडियो नेक्स्ट डालूंगा उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आते होंगे, तो उसमें से जो आपका पहला ऑप्शन रहता है जिसमें कि आपको नोटिफिकेशन ऑल वाला रहता है, उसको आप क्लिक करके आप मेरी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं जिस टाइम भी मैं अपलोड करूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और लव यू ऑल।